लेकिन महोदय, कैसे उस समय की स्थिति थी? उस समय डबल इंजन की सरकार थी जो देश के अंदर बिना भेदभाव के 140 करोड़ लोगों के हितों के लिए कार्य कर रही थी। फ्री में राशन की व्यवस्था हो, जनधन अकाउंटधारी जितने भी माताएं थी उनके अकाउंट में धनराशि देने की बात रही हो, या फिर जितने भी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने की कार्रवाई रही हो, पटरी व्यवसायी स्ट्रीट वेंडर के लिए पीएम स्वनिधि योजना लागू करने की कार्रवाई रही हो, या फिर जितने भी लेबर क्लास लोग थे, श्रमिक थे, उनके लिए भरण पोषण भत्ता देने की कार्रवाई रही हो। और डबल इंजन की सरकार थी तो इसकी डबल डोज भी उपलब्ध हो रही थी, हर एक गरीब को डीबीटी के माध्यम से उसके तक पहुंचाने का कार्य भी हो रहा था। ये लोग तो स्वीकार ही करने को तैयार नहीं थे। इनको उस समय जब कोरोना कालखंड में उत्तर प्रदेश के कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश वापस आए थे, लगभग 40 लाख की संख्या थी, तब बीजेपी और सहयोगी दलों के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक सड़कों पे उनकी सेवा के लिए लग करके उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने के लिए पुलिस की मदद कर रहे थे। कहीं समाजवादी पार्टी नहीं, कहीं समाजवादी नहीं, एक भी जगह नहीं था। हमें पूछना चाहते हैं, एक भी जगह इनकी शकल नहीं दिखी। इनको सामान्य दिनों में सांड नजर आते हैं, लेकिन 40 लाख लोग जो अपने घरों के लिए आ रहे थे वे नजर नहीं आ रहे थे, वे नजर नहीं आ रहे थे। और ये डबल इंजन सरकार की ताकत है। इसने उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को जागृत किया, उत्तर प्रदेश के परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाया और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से एमएसएमई को एक नई ऊंचाइयां देने का कार्य किया। और नई ऊंचाइयां देने का परिणाम था कि जितने कामगार और श्रमिक आए थे वे सभी वापस जहां जहां उनको कार्य मिल सकता था, अपने गांव, अपने जनपद में ही उनको कार्य मिला और वे आज भी सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान दे रहे हैं। महोदय, परिणाम है उत्तर प्रदेश के अंदर। आखिर समाजवादी पार्टी मंडी की बात करती, एक भी पैक हाउस बनाए थे क्या इन लोगों ने? इनको फुर्सत ही नहीं थी, पता नहीं होगा पैक हाउस, उनको पता नहीं होगा। चचा के साथ थोड़ा मिलेंगे तो थोड़ा और कुछ सिखा देंगे वो। चचा देख के आओ एक बार, ठीक है ना, यहाँ पे मलियाबाद में एक बार जाके देख लेना। और हाँ, थोड़ा लेके जाओ कभी, एक बार लेके जाओ भाई। देखिए, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। और ये किसानों की आमदनी को बढ़ाने का चल रहे, आम की मंडी के लिए पैक हाउस बनाए गए। एक्सपोर्ट करने के लिए उसको एक स्पेस चाहिए था और इसीलिए हम लोगों ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। महोदय, उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट बढ़ता है। 86,000 करोड़ रुपए से आज लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को उत्तर प्रदेश छू रहा है। लेकिन नेता विरोधी दल को यह पसंद नहीं है कि उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट का हब बने। उनको लगता है, नेता विरोधी दल मुझसे पूछ रहे थे, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि एक राजनीतिक दल के नेता के द्वारा इस प्रकार के प्रश्न किए जा रहे हैं। और प्रश्न भी किस प्रकार के थे कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी क्या $1 ट्रिलियन की हो पाएगी? उन्हें इसलिए शक है क्योंकि 1947 से लेकर के 2016-17 तक इन लोगों ने इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया, उस प्रकार का विजन भी नहीं था। और मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं जी। बीजेपी को पूरा टेन्योर कभी नहीं मिला, गत पहली बार हुआ। नहीं, मैं भी कह रहा हूं ना, ये हर उत्तर प्रदेशवासी की अब तमन्ना होनी चाहिए, चाहे इस पक्ष के चाहे उस पक्ष के हो। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है
विगत 5 वर्ष में डबल इंजन की सरकार के कार्यों का परिणाम है उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को हमें दोगुना करने में सफलता प्राप्त हुई है। पर कैपिटा इनकम को दोगुना करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। ये हम लोगों के और प्रदेश के हर नागरिक के परिश्रम का, यहां के किसानों का, यहां के कामगारों का, यहां के श्रमिकों का, यहां के युवाओं का, यहां की माताओं का, यहां की बहनों का, सबका संयुक्त परिश्रम है कि प्रति व्यक्ति आय दुगनी होती है, प्रदेश की जीडीपी दुगनी होती है और प्रदेश लगातार विकास के पथ पर अग्रसर होता है। लेकिन उन्हें अगले 5 वर्ष में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, ये अच्छा नहीं लग रहा है। कहते हैं कि वाटरवे कहां है? परिवहन मंत्री पता नहीं यहां है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कम से कम खन्ना जी, आप ही नेता विरोधी दल को एक बार वाराणसी से बलिया के बीच में वाटरवे से लेके जाइए, और ओम प्रकाश जी आप ही लेके चले जाइए भाई। आपके गाजीपुर में तो एक फ्लोटिंग जेटी भी स्थापित हो रही है। यद्यपि मैंने आपका नाम बोल दिया, लेकिन अब आप उनके टारगेट में आ जाएंगे। बैठिए। बलिया, वाराणसी, गाजीपुर होते हुए और बलिया तक लेके चले जाएंगे तो कम से कम देखेंगे कि वाटरवे चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वाटरवे का उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वाटरवे है, और देखो ना, और इसी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उत्तर प्रदेश के इसी पोटेंशियल को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश ने वाटरवे अथॉरिटी के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। वाटरवे अथॉरिटी का निर्माण हो, इसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। प्रदेश के अंदर अन्य जो कार्य हो रहे हैं इनको अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे आश्चर्य होता है, नेता विरोधी दल कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कहां पे फ्रेट कॉरिडोर है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। मुझे आश्चर्य होता है। आपके इस जनरल नॉलेज के लिए मुझे तो आप पर मुझे तरस आती सचमुच। दोनों ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दोनों उत्तर प्रदेश से होकर के जा रहे हैं। मैं कहता हूं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जिस पर कार्रवाई प्रारंभ होनी चाहिए थी और इस पे तेजी लाने का काम कोई किया तो मोदी सरकार की है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उसके पहले सैंक्शन को आगे बढ़ाया गया था। समाजवादी पार्टी की सरकार सेंटर में थी ही नहीं, आप लाए कहां? इससे ज्यादा कोरा झूठ और क्या हो सकता है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तो कहां न पहुंच गया अभी तक तो। और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ये भी उत्तर प्रदेश के लिए एक नया पोटेंशियल है कि दोनों का जंक्शन उत्तर प्रदेश के अंदर ही है, और उसी में हम लोग वहां पर प्रदेश के अंदर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का निर्माण दादरी में और गुवाहाटी में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के निर्माण की कार्रवाई भी प्रदेश सरकार वहां पे कर रही है। मल्टी मॉडल फ्रेट विलेज वाराणसी में निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। जनता को लोकतंत्र में जनार्दन वैसे ही नहीं बोला गया है, उसके पीछे कारण है। वो जानती है, हर नेता की नब्ज को जानती है, और वो जानती है ये लोग बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ये और इसीलिए जनता इनको हमेशा इस बात की जवाब दी है, लगातार जवाब दे रही है। महोदय, मैं इसीलिए आज के इस अवसर पर, क्योंकि इन लोगों ने कभी उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में रुचि नहीं ली, रुचि का विषय भी नहीं इन लोगों का, क्योंकि इनके विकास का मतलब तो व्यक्तिगत विकास होता है। प्रदेश का कहां विकास, प्रदेश कहां विजन का हिस्सा था, इनका एजेंडे का हिस्सा कहां गांव था, कहां किसान था, कहां नौजवान था, कहां पे प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा ही कहां होती थी।
ये कौन बात करता था? ये सभी चीजें अगर इन लोगों के विजन का हिस्सा होता तो उत्तर प्रदेश आज देश का नंबर 1 का इकोनॉमी होता है। 2017 में जब हम लोग आए थे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी? 14वें नंबर पे था। आज उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है। पूरी दुनिया आज एक्सपोर्ट करने के लिए आज निवेश करने के लिए उत्तर प्रदेश में आ रही है। उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट के एक नए हब के रूप में स्थापित हो रहा है। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे थे। एनसीआरबी के ही आंकड़े में आपको बता रहा हूं। डकैती में लगभग 80% की कमी आई है। लूट में लगभग 69% की कमी आई है। हत्या में लगभग 40% की कमी आई है। एनसीआरबी मैं आ रहा हूं उस पे भी भाई, उस पे भी आ रहा हूं भाई। अभी मेरठ की जो बात आपने की है ना, उस पे भी मैं आ रहा हूं। बलवा में लगभग 61% की कमी आई है और रोड होल्डअप में 100% की कमी आई है। फिरौती के लिए अपहरण 70% कमी आई है। ये एनसीआरबी के डाटा हैं। हमारे पास हर कुछ परमानेंट है। हमारे यहां जो एक बार जारी जो एक बार बनता है वो पूरा कार्यकाल अपना पूरा करता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आपके समय में डीजीपी का कार्यकाल और एक सामान्य प्रशासन की स्थिति क्या थी? एवरेज जिलाधिकारियों की जो देखिए, प्रशासन में जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक आप विकास की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकते। आपके समय में 6 महीने थी, आज एवरेज 18 महीने है। यह पर्याप्त है जानने के लिए। और एवरेज के नियम को भी जानना है तो एक बार चच्चू के पास थोड़ा बैठिए तो और अच्छा गणित समझा देंगे। महोदय, मुझे आश्चर्य होता है, कांवड़ यात्रा में पुष्प वर्षा से भी नेता विरोधी दल को थोड़ा परेशानी हो गई। आपने तो कांवड़ यात्रा को बैन ही कर दिया था, हमने तो चालू कर दिया। और हमारी सरकार है कि हरेक को सुरक्षा दे रही, किसी के साथ भेदभाव नहीं। यही सरकार है कि और संवाद बनाती है, सड़कों पे कोई नमाज नहीं होती है, सड़कें आवागमन के लिए नहीं। मैं आ रहा हूं ना, जन्माष्टमी को भी आप लोग रोक दिए थे जी। अरे इन्होंने बैन कर दिया था जन्माष्टमी को। जब मैं 17 में आया, मैंने पूछा भी क्या जन्माष्टमी, उन्होंने कहा साहब ये तो सरकार ने बैन लगा रखा है। मैंने कहा क्यों? कहा नहीं, इससे वोट बैंक प्रभावित हो जाएगा, इसको मत करना। हमने कहा भी हर थाने में, हर पुलिस लाइन में जन्माष्टमी के पर्व और हर जेल में भी हमने प्रारंभ किया। और मुझे प्रसन्नता है, कांवड़ यात्रा में इस बार पुष्प वर्षा करने के लिए मैं स्वयं गया था और खड़े होकर के मैंने उस दृश्य को देखा था जहां पर भक्ति भाव के साथ 4 करोड़ कांवड़ यात्री श्रद्धालुजन हरिद्वार से जल लेकर के आते हैं। गाजियाबाद के बीच में 4 करोड़ लोग, कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से शिव भक्ति में लीन होकर के सामाजिक समता का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे। उसमें तो उनकी किसी ने जाति नहीं देखी, वे तो हर जाति के लोग थे, हर तबके के लोग थे। बहुत सारी जगह बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन नेता विरोधी दल को परेशानी है इस सब में। ये पुष्प वर्षा क्यों हो रही है?
ये पुष्प वर्षा से उनको परेशानी है। परेशानी इस बात से नहीं कि किसी और से हो, क्योंकि उनके समय में बैन हो गया था, लेकिन यहां खुल चुका है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। प्रदेश में शांति और सौहार्द है और कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं, किसी समुदाय को नहीं। उनकी परेशानी सांड से नहीं, उनकी परेशानी इलीगल स्लॉटर हाउसेस के बंद होने से है, क्योंकि इलीगल स्लॉटरिंग ये जन स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक था और अन्नदाता किसानों के पेट पे लात मारने जैसी स्थिति थी। ये उन किसानों के साथ अन्याय था, लेकिन ये लोग उससे भी इनको परेशानी होती है। महोदय, ड्रेजिंग के लिए भी प्रदेश सरकार ने जो कार्य किया, इनको परेशानी है कि आखिर नदियों में पहले बाढ़ आती थी, इनके लिए कमाई का जरिया बनता था। हमारी सरकार में अन्नदाता किसानों को उसका भुगतान हर बार, हर वर्ष हम लोगों ने पूरा भुगतान किया, मुआवजा दिया गया, हर प्रकार से किसानों को दिया गया। और इस बार फिर से सर्वे के आदेश दिए गए हैं, बाढ़ से या सूखा से, और विकल्प भी रखा गया है कि अगर बारिश कम होती है तो श्रीअन्न यानी मोटा अनाज देने के लिए अभी से कृषि विभाग के द्वारा उसकी तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। अगर फिर भी एवरेज से कम बारिश होगी, सरकार वहां पे किसानों को फिर से बीज के किट उपलब्ध करवाएगी, जिससे किसान के खेत खाली न रह जाएं और उसके आमदनी पर असर न पड़े। कंपनसेशन एक सपोर्ट होता है, लेकिन सरकार के स्तर पर एक जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं उसको ये लोग एप्रिशिएट नहीं करेंगे, उसके बारे में इनको परेशानी होती है। और इसीलिए महोदय, जब आज यहां पर हम लोग इन सभी मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं और सरकार को जहां पे मदद करनी थी सरकार वहां मदद कर रही है। जहां आप मेरठ में गए थे 5-5 लाख रुपए की मदद सरकार पहले ही कर चुकी थी, पहले ही मदद वहां पे कर चुकी है सरकार। और सरकार के द्वारा पिक एंड चूज नहीं होता है, सरकार की एक पॉलिसी बनी है। सरकार उस पॉलिसी के अंतर्गत हर पीड़ित को ससमय मेरे कहने के पहले ही वह मुआवजा उसके खाते में पहुंच चुका होता है। हमारे माननीय जनप्रतिनिधि अपने हाथों से खाते उसके पास देते हैं। उसकी जाति नहीं देखी जाती है, उसकी जाति नहीं देखी जाती है, उसका मजहब नहीं देखा जाता है, नौकरी देंगे सरकारी भाषा नहीं देखी जाती है, पैसा उसके खाते में जाता है। और यही नहीं, यही सरकार है, डबल इंजन की यही सरकार है जिस सरकार ने शहीद सैनिक परिवारों को आश्रय देने की दृष्टि से उनके परिवार के एक आश्रित को नौकरी देने की कार्रवाई की है। क्यों नहीं आपने 17 के पहले की? क्यों नहीं की आपने? आप तो भेदभाव करते थे, आप तो हर मुद्दे पर भेदभाव करते थे। आप कह रहे हैं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कहां से बन रही है? क्या इस नए उत्तर प्रदेश के दर्शन आपको दिखाई नहीं देते? क्या ये सब चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही? इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखाई नहीं दे रहा है? और क्या उत्तर प्रदेश के बारे में जो देश और दुनिया की धारणाएं बदली हैं? हो सकता है आपको उससे बुरा लगता हो, लेकिन आज मैं कह सकता हूं आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बिगाड़ने का काम किया था। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक, वो किसी भी दल का हो, किसी भी उम्र का हो, किसी भी जाति, किसी भी मत और मजहब का हो, आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के बाहर जाएगा तो उस पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है। उसको सम्मान की निगाहों से लोग देखते हैं। ये परसेप्शन है उत्तर प्रदेश का। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, इसको बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए परिश्रम और पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए शासन की योजनाओं को बिना भेदभाव के लोगों तक पहुंचाने के प्रयास करने पड़ते हैं। सामूहिक प्रयास का परिणाम है। आज उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला है। लोग उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छी धारणा बनाते हैं। आज लोग उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आना चाहते हैं, और नहीं तो इससे पहले जो था वो भी बाइंड अप होकर भाग रहा था।
हर व्यक्ति के सामने स्वयं के जान के लाले पड़े हुए थे। इन लोगों के पास कोई विजन नहीं था। आज तो हम लोग कार्य कर रहे हैं, तब परिणाम सामने आ रहे हैं, और उसी परिणाम को आगे बढ़ाने की दिशा से आज जब यहां पे मुझे आश्चर्य और थोड़ा मैं देख रहा था, नेता विरोधी दल जब अपना भाषण कर रहे थे तो भाषण के दौरान बाढ़ और सूखा पे बोलने की बजाय सब कुछ वो बोल रहे थे, यानी इस मुद्दे की बजाय अन्य मुद्दों को छोड़ रहे थे। मैं सोच रहा था कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे एक बार हम चर्चा कराएंगे सदन में, लेकिन वह उसी को आप जिस दिन करेंगे, मैं तो कह रहा हूं कि एक बार 36 घंटे की चर्चा इस पे हो ही जाए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरह ही चर्चा हो थोड़ा इस पे। ये लोग गरीबों की बात करते हैं और गरीबों की बात करते हैं लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे चर्चा के दौरान भागे थे। लोगों ने उस दौरान यहां चर्चा मुनासिब नहीं समझी, एक प्लान हो गए, भाग गए। और फिर आज जब प्रदेश सरकार उस पर कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, अब इनको परेशानी हो रही है। आज इनको परेशानी होती है कि अन्नदाता किसानों की आमदनी कैसे बढ़ रही है, यहां पर एमएसएमई सेक्टर कैसे आगे बढ़ रहा है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से जो ट्रेनिंग की व्यवस्था दी गई और टूल किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, कैसे हो रहा है, ये इनकी परेशानी है। और इसीलिए अपनी उस परेशानी को छुपाने के लिए ये डेयरी सेक्टर खत्म हो गया, परेशानी को छुपाने के लिए आज इनके द्वारा लगातार इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जब प्रदेश के 3 करोड़ किसानों के 15 करोड़ सदस्य इस महत्वपूर्ण चर्चा को सुन रहे होंगे, उन्होंने जब नेता विरोधी दल के भाषण को सुना होगा तो उसको जरूर निराशा हुई होगी। निराशा इस बात की हुई होगी क्योंकि अन्नदाता किसानों के बारे में कोई भी शब्द उनके पास नहीं थे। बाढ़ और सूखा के बारे में उनके पास कोई शब्द नहीं थे, उस पे कहने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। और वह इसलिए क्योंकि महोदय इसलिए नहीं था क्योंकि आपको एक रास्ता मिल जाएगा, यानी वास्तव में अगर आप समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो आपको एक रास्ता मिल जाएगा। लेकिन जब आप समाधान नहीं, समस्या पे चर्चा करना चाहते हैं, यानी आप समाधान की आप न समस्या ही रख पाए और न समाधान की बात ही कर पाए। यहां तो सरकार ने समस्या को भी स्वीकारा था और समाधान के रास्ते भी निकाले हैं, लगातार निकाल रही है, लगातार उस समस्या का समाधान कर रही है। और महोदय, मैं इस बात को आश्वस्त करने के लिए आज यहां पर आया हूं, उत्तर प्रदेश सरकार अपने अन्नदाता किसानों के साथ खड़ी है। किसी भी किसान का बाढ़ से या सूखा से अगर कोई नुकसान होता है तो सरकार उसके साथ खड़ी होगी, उसको हर स्तर पर मदद करेगी। और ये पहली बार हुआ है कि अन्नदाता किसानों के साथ सरकार पिछले 6 वर्ष के अंदर हुई, और इसी का परिणाम है कि 6 वर्ष के अंदर किसी किसान को अपने खेत में गन्ना नहीं जलाना पड़ा, किसी किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा, किसी किसान को प्रदेश के अंदर पलायन करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा, और प्रदेश के अंदर किसी भी किसान को बड़ा आंदोलन करने की नौबत नहीं आई। क्योंकि सरकार जब उसके साथ खड़ी है तो फिर इस प्रकार की नौबत नहीं आ सकती है। और महोदय, मैं अंत में केवल एक बात कहना चाहता हूं कि नेता विरोधी दल और समाजवादी पार्टी के पास वास्तव में प्रदेश के विकास का कोई एजेंडा न पहले था न आगे है, और जनता उसको इसलिए बार बार अपना जवाब दे रही है। और मैं इसीलिए आज के इस अवसर पर पहले आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उन सभी किसानों का हृदय से धन्यवाद उन सभी वक्ताओं का हृदय से धन्यवाद करता हूं
लोक भवन में मैं जितने दिन मैं एक महीने में जितने दिन बैठा हूं मैं 5 वर्ष में मुख्यमंत्री कार्यालय में नेता विरोधी दल मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बैठे होंगे। और मैं कह सकता हूं इसीलिए जनता ने वहां भेज दिया, अच्छा काम किए इसलिए आपको वहां भेज दिया। और अगली बार अगर अभी भी अपने रवैये नहीं अपनाएंगे तो अगली बार पता नहीं कहां जनता भेज दी उसकी तैयारी महोदय। और इसलिए महोदय मैं आज के महोदय मैं केवल इतना जानना चाहता हूं, केवल नेता बनाया, हमने भी एक्सप्रेस बनाया, अंत में यहीं पर तय हो जाएगी किसका एक्सप्रेस कैसा है। और अंत में महोदय मैं केवल एक बात की सलाह दूंगा उनको, और वह ये कि समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कैसा है। याद करना, दुर्योधन के पास शकुनी थे और अर्जुन के पास श्री कृष्ण थे, याद रखना। इसीलिए आपने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर रोक लगाई थी, इसीलिए इसीलिए मैं कहना चाहता हूं अगले महीने जन्माष्टमी आएगी, इसीलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता था। अगर यही एहसास आपको हो गया होता तो संभवतः पुलिस लाइन, थाने और जेलों में पुलिस इसमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन पर रोक नहीं लगाते। और महोदय मैं इसीलिए आज के इस अवसर पर उन सभी माननीय सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, और मैं आपके माध्यम से प्रदेश के अन्नदाता किसानों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार और डबल इंजन की सरकार अन्नदाता किसानों के साथ में है। बाढ़ से जिनका नुकसान हुआ है उनको मुआवजा देने के आदेश दिए जा चुके हैं। जैसे सर्वे की रिपोर्ट आएगी, कुछ जगह वितरण शुरू हो गया है, सभी को वितरण होगा। शेष अन्य किसान जिन्हें अन्य नुकसान हुए हैं उनको भी हम लोग आगे कार्य करेंगे। और निजी नलकूप ऑपरेटर जितने किसान हैं उन सभी किसानों के लिए भी प्रदेश सरकार ने कुछ कार्रवाई अपनी प्रारंभ की है, और उस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए जैसे फीडर सेपरेशन की कार्रवाई संपन्न हो जाएगी, हम प्रदेश के अंदर उन सभी निजी नलकूप किसानों को भी फ्री में बिजली देने के गत वर्ष 50% की हमने उनकी बिजली बिल में कटौती की थी। और इस बार अगली बार हम लोग जब फीडर सेपरेशन की कार्रवाई के साथ ही हम इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मैं इसी के साथ महोदय आपका आभारी हूं, आपने इस महत्वपूर्ण इस सेशन में विधायी कार्य के साथ साथ अन्नदाता किसानों से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण मुद्दे को यहां पे चर्चा का विषय बनाया। मेरी तो इच्छा थी कि वे सभी 52 सदस्य इस पे बोले जो अब तक किसी सदन में बोल नहीं पाए, लेकिन फिर भी बहुत ऐसे सदस्य थे जिन्होंने पहली बार अपनी बात को सदन में रखा, और मैंने उनके सभी के सुझाव देखे। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव थे, रचनात्मक सुझाव थे। उन सुझावों का मैं स्वागत करता हूं। एक बार फिर से मैं इस आदरणीय सदन के माध्यम से प्रदेश के अन्नदाता किसानों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार कर्ज माफी से लेकर से किसान सम्मान निधि देने की कार्रवाई इसी डबल इंजन सरकार ने की है, और आगे की कार्रवाई को भी आगे भी यही सरकार इस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ेगी। आपने अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस सत्र का आखिरी दिन हमारे बैठे हैं, मेरी बात सुन लीजिए। आज हम सबको मालूम है कि इस सत्र का आखिरी दिन है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपनी पूरी बात कही, माननीय नेता सर में कोई स्पष्टीकरण नहीं हो रहा, ये सिर्फ उसके ऊपर चर्चा